नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी के नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और नॉमिनी अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट ऑप्शन का भी विकल्प आपके पास है। और अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। आज बताएंगे निवेश में नॉमिनेशन क्यों जरूरी है और नॉमिनी नहीं है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास एक्सपर्ट हैं, परिचय करा देते हैं। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल, और अमित कुकरेजा हमारे साथ है, फाउंडर amitkukareja.com से। अनिल जी और अमित दोनों का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। नॉमिनेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया का, क्योंकि अपने जीते जी हम जो संपत्ति खड़ा करते हैं या जो निवेश करते हैं, हमारे बाद उसका रखवाला कौन होगा वो नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया तय करती है और उस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए ये उतना ही जरूरी है जितना निवेश का पहला कदम है। इसलिए इस पर एक बहुत खास चर्चा होनी बेहद जरूरी है। सबसे पहले अनिल जी, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को अब जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। क्या ये नया नियम है सेबी का? क्योंकि सेबी ये कह रही है कि अगर आप नॉमिनी रखना भी नहीं चाहते हैं, नॉमिनेशन प्रक्रिया में नहीं आना चाहते हैं, नॉमिनी को नहीं नियुक्त करना चाहते हैं, तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे कि ये नया नियम क्या कहता है। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है उसकी अभी काफी लंबी हिस्ट्री हो गई है, तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 92 से चल रहा है ये। लेकिन अभी तक तो क्या था कि जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो ऑप्शनल थी, यानी कि वो अनिवार्य नहीं थी। लेकिन देखा ये गया कि कई लोग जो असामयिक मृत्यु हो जाती है या जो अनटाइमली डेथ हो जाती है, उनके पैसे कोई क्लेम करने वाला होता नहीं है, क्योंकि नॉमिनी जो है उस टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन सब के चलते बहुत सारा अमाउंट अनक्लेम पड़ा रहता है। और सेबी जो है वो, क्योंकि वो कंज्यूमर्स की संरक्षक है, तो उन्होंने ये नियम बनाया है कि अब आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें नॉमिनी कंपलसरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जो पुरानी इन्वेस्टमेंट कई लोगों ने 15, 20, 25 साल पहले सिप करी थी या लमसम इन्वेस्टमेंट माउंट करे थे, नॉमिनी करना उस वक्त भूल गए थे या उनको ध्यान नहीं था या वो उस वक्त यंग थे, शादी नहीं हुई थी, तो अब उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि आप अपने सारे फोलियोज को चेक करो और उसमें ये देखो कि उसमें नॉमिनी है कि नहीं है। और अगर नॉमिनी नहीं है तो आप, बड़ा ही सिंपल प्रक्रिया है, आप फॉर्म भर के साइन करके नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। एक भी, दो भी, तीन नॉमिनी भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ को भी, दोनों बच्चों को भी। और उसके अलावा अब यह है कि अगर कोई कहता है कि मुझे किसी को नॉमिनी नहीं करना, मैं अकेला हूं दुनिया में, मेरा कोई आसपास नहीं है, तो वो उसको फिर ये कहना पड़ेगा कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं, यानी कि मैं इस विकल्प को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नॉमिनी नहीं करा और आप बोलो कि ठीक है ऐसे चलेगा। उसमें भी सेबी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि या तो आप नॉमिनी बनाओ, और अगर नॉमिनी नहीं बनाओगे तो आपको आगे ट्रांजेक्शन नहीं करने दी जाएगी, यानी कि ना तो आप पैसा अपना निकाल पाओगे, ना उसमें ज्यादा आप जोड़ पाओगे, ना आपकी सिप कंटिन्यू होगी। और अगर आप किसी वजह से, जो बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई बोले कि मुझे नॉमिनी रखना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं तो उनको ऑप्ट आउट, यानी उनको एक फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी पूरी कंसेंट के साथ ये मैं एग्री कर रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई नॉमिनी नहीं है, और अगर मेरी मृत्यु के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसी के हिसाब से मेरा पैसा बांटा जाए। तो ये नए नियम है। और अभी तो अप्रैल का महीना है, अभी 4-5 महीने हैं, 30 सितंबर तक का टाइम है। सभी म्यूचुअल फंड के निवेशकों को, जो दर्शक देख रहे हैं, हमारी ये सलाह है कि आप अपने सारे फोलियोज को चेक करिए, और जहां जहां पे नॉमिनी, हो सकता है कि आपने किसी को नॉमिनी बनाया हो, अपने फादर को या मदर को 15-20 साल पहले, और अब वो नहीं रहे हैं उस दुनिया में, तो वो भी आप ध्यान दीजिए कि नॉमिनी जो है वो होने चाहिए। और एक की बजाय अगर आपने 2 करने हैं, ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, नहीं करा था तो नए नॉमिनी बना सकते हैं। और अगर नॉमिनी नहीं बनाना है तब भी आप फॉर्म साइन करके ऑप्ट आउट फॉर्म को, विकल्प को कंप्लीट करके उसको सबमिट कीजिए ट्रांसफर एजेंट को या कैम्स को, या जो भी, जहां पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो ये नियम बहुत जरूरी हो गए हैं और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है स्वाति, क्योंकि देखिए जो सक्सेशन प्लानिंग है या जो लेगेसी प्लानिंग है, वो हर एक इंसान की एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो भी उसने एसेट्स या अपनी पूंजी बनाई है, उसके जाने के बाद वो कैसे, किसको कम मिले, कौन ऐसा समझदार इंसान है
जो उसके जाने के बाद उस पैसे को म्यूचुअल फंड से ले और उस हिसाब से बांटे जिस हिसाब से बंटनी चाहिए, जो हमारी प्रक्रिया है या जो विल है, जो वसीयत है। अनुज जी, आपने ये सही बात कही शुरुआत में ही कि म्यूचुअल फंड में 2-3 बातें समझना बेहद जरूरी है। एक तो नॉमिनी 30 सितंबर 2022 माफ कीजिए 2023 तक आपको इसके पूरे डिटेल्स देने होंगे। नहीं होगा तो खाता फ्रीज हो सकता है, मतलब ना स्विच नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते, आपका जो फोलियो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, जैसा अनिल जी ने बोला कि बहुत टाइम पहले हो सकता है आपने किसी को नॉमिनी नियुक्त किया हो, लेकिन अब वो जीवित नहीं है, तो आपको वो भी चेक करना है। कई बार कई लोग जो है निवेश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं उनके कौन कौन से फंड में निवेश थे या कौन से फोलियो थे। आप प्रॉपर उसका देखिए, खाता बनाइए, खाका बनाइए एक, और उसके बाद देखिए कितने फोलियोज हैं आपके और उसमें नॉमिनेशन अपडेटेड है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अमित, यही जो बात हो रही थी इसी में मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये तो ठीक है कि सेबी ने बोला है कि आप ऑप्ट आउट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन नहीं देना चाहते, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग हों जो शायद इस ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि हम अनजाने में तो भूल जाते हैं कि हमें नॉमिनेशन रखना है, लेकिन जानबूझकर हम शायद ये नहीं चाहेंगे कि हमारा संपत्ति में कोई नॉमिनी ना हो। खासतौर पर हम भी शुरुआत में म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? और अगर किसी एक निवेश में, खासतौर पर म्यूचुअल फंड में, अगर आपने नॉमिनी नहीं दिया है या इनकेस किसी ने अब नए नियम के अनुसार ऑप्ट आउट ऑप्शन भी चूज कर लिया है, तो उनके न रहने के बाद क्या पेच है जो आ जाते हैं किसी एक म्यूचुअल फंड निवेश में? देखिए स्वाति, ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमें सोचने हैं, और एक मेरी फिलॉसफी है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं, जिसमें ये कहा जाता है कि आई वॉन्ट टू लिव विथ पीस एंड आई वॉन्ट टू डाई विथ पीस। एंड आई वॉन्ट टू डाई विथ पीस मतलब कि मैं अगर कल ना उठूं तो मैं पीछे ऐसा क्या छोड़ के जा रहा हूं जिससे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको मेरी वजह से किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इनकन्वीनियंस ना फेस करना पड़े। तो अगर आप नॉमिनी नहीं छोड़ेंगे या नॉमिनी नहीं अपॉइंट करेंगे तो जो भी आप फाइनेंशियल एसेट्स अपने बना रहे हैं हो सकता है वो उन बेनिफिशियरीज तक ट्रांसमिट ना हो पाए। हो सकता है कि आप नॉमिनी दे भी दें लेकिन कोई भी फैमिली विवाद हो जाए या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे जिस बेनिफिशियरी तक वो पहुंचना है वो ना पहुंच पाए। तो मेरा सजेशन यही रहता है इन्वेस्टर्स को कि इंश्योर की नॉमिनी हर चीज का बना हो, और अगर आपको लगता है कि आपकी लिस्ट कुछ ज्यादा है और नॉमिनी का पेपर वर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप प्लीज टाइम निकालें और हर एसेट का नॉमिनेशन फ्रेमवर्क बनाएं। और अगर आप टाइम निकाल के विल भी बना सकते हैं तो विल भी बनाएं, क्योंकि एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, नॉमिनी डज नॉट मीन यू आर द बेनिफिशियरी, नॉमिनी मीन्स यू आर द कस्टोडियन ऑफ द एसेट। बहुत से लोग उस कस्टोडियनशिप को बेनिफिशियरी स्टेटस मान लेते हैं। बेनिफिशियरी कैन बी सम अदर पर्सन। सो नॉमिनी का मतलब अच्छे से समझ लें, टेक्निकली लीगली नॉमिनी होना क्या फायदा देगा आपको अगर आप कल नहीं है, और विल लिखने से या बेनिफिशियरी क्लियरली स्टैब्लिश करने से वो लोग जो राइटफुली एसेट्स को डिजर्व करते हैं वो उन एसेट से डिप्राइव नहीं होंगे। तो ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिससे ट्रांसमिशन ऑफ एसेट्स बहुत स्मूथली हो सकता है अगर आप इसको केयरफुली करें। तो अपना प्लीज एक इंपॉर्टेंट मिशन बना लें, जो भी एसेट्स आपके पास हैं उसमें नॉमिनेशन डालें, और जो आप एसेट्स ऐड करना चाहते हैं उसके लिए भी नॉमिनेशन फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करें या विल स्टैब्लिश करें। I hope I answered your question, Swati, and I didn't go ये on a आपने tangent. बिल्कुल 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 राइट, एब्सोल्युटली अमित, क्योंकि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि नॉमिनी है कौन। हम नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं पर नॉमिनी की डेफिनेशन जानना और समझना बेहद जरूरी है। आप निवेश के समय एक नॉमिनी को नियुक्त करते हैं, आप कभी अपने रिश्तेदारों को करते हैं, कई बार आप अपने नज़दीकी दोस्त को भी करते हैं। हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि नॉमिनी कौन कौन हो सकते हैं। आपका जीवन साथी, आपका स्पाउस जो है, आपके बच्चे हैं जो कि नाबालिग भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हैं, परिवार का कोई सदस्य है, या फिर कोई नज़दीकी दोस्त भी। पर नॉमिनी पैसों का हकदार नहीं है, वो एक केयर टेकर है। इसका मतलब अनिल जी ये हुआ कि अगर जब क्लेम करने की बात आती है म्यूचुअल फंड केस में, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं, क्या जो एक लीगल वारिस है उसके जो राइट्स है वो नॉमिनी को सुपरसीड कर सकते हैं? अगर मानिए किसी ने नॉमिनी बनाया हो अपने पास के रिश्तेदार को,
जो लीगल वारिस है जिसका नाम विल में हो, ऐसी सिचुएशन अगर हो, इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मगर एक विल भी है जिसमें वारिस कोई और है, लेकिन म्यूचुअल फंड यूनिट में नॉमिनी किसी और को बनाया हुआ है, तो क्या वारिस के जो राइट्स हैं वो सुपरसीड करेंगे नॉमिनी को अगर वो क्लेम करने को आए तो? 100% करेंगे स्वाति। बिल्कुल, जैसे अमित ने भी बताया कि देखिए जो नॉमिनी है वो एक ऐसा भरोसेमंद इंसान है इन्वेस्टर का या निवेशक का, जिसपे वो ये एक भरोसा कर रहा है कि मेरे जाने के बाद ये पैसा क्लेम कर लेंगे और फिर जो जो मेरे जो लीगल वारिस हैं उन सब में बांट देंगे उस हिसाब से, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, या अगर किसी ने वसीयत बना रखी हो तो। स्वाति, यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 3 चीजें होती हैं। एक तो है कि आपने किसी को भी, बच्चे को या अपनी वाइफ को, स्पाउस को, माता पिता को नॉमिनी बना दिया, एक इंसान वो हो गया। एक हो गया कि आपने विल बना रखी है जिसमें आपने कुछ और लोगों को अपनी वसीयत जो है वो देने की बात कर रखी है। और तीसरा यह है कि कुछ लीगल हेयर्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि लेटर से कि आपने वसीयत में तो कह रखा है कि जो पैसे हैं वो मेरे वाइफ और दोनों बच्चों में बराबर, तीनों में बराबर बंटने चाहिए, और जो नॉमिनी कर रखा है वो आपने सिर्फ बड़े बेटे को बना रखा है। तो इसमें क्या होगा कि जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उन तीनों लोगों को बिलोंग करता है जिनके नाम वसीयत में लिखे हुए हैं, और जिसको नॉमिनी बनाया हुआ है उसकी ये उत्तरदायित्व बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पूरी प्रक्रिया को आरंभ करे, डेथ सर्टिफिकेट लेके म्यूचुअल फंड में सबमिट करे, सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले, और फिर वसीयत के हिसाब से जितना जितना जिसका जिसका जो शेयर बनता है वो बांट दे। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि डेफिनेटली जो कि हकदार हैं, जो उनके लीगल एयर्स हैं, उनका वो सुपरसीड करते हैं नॉमिनी के ऊपर। ये तो एक बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉमिनी है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक केयर टेकर है, जैसे कि हिंदी में एक वर्ड है वो संरक्षक है, वो एक अभिरक्षक है, वो मतलब वो अगर बोले तो एक तरह के चौकीदार है कि वो उस पैसों को ध्यान से संभाल के रखेंगे और फिर बांट देंगे उन लोगों में जो उसके सही मायने में हकदार हैं, जो वसीयत तय करती है। अगर वसीयत नहीं है फिर हम जो है हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ या जो भी इंसान जिसकी मृत्यु हुई है वो जिस लॉ के अंतर्गत आता है, उनके जो वसीयत के नियम हैं उसी हिसाब से ही उस पैसों का बंटवारा होता है, और वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है नॉमिनी की, जिसका नाम इन्वेस्टर ने फॉर्म में भर के दिया है, फॉर्म में भरा हुआ है। अब म्यूचुअल फंड में भी जैसा कि जिक्र हो रहा है कि एक सिंगल होल्डर है, फिर जॉइंट होल्डर भी है। सिंगल यूनिट होल्डर की मृत्यु पर तो नॉमिनी का हक होगा फिर क्लेम करते टाइम पैसों का। जॉइंट होल्डर 2 हो जाते हैं तो पहले जॉइंट होल्डर की मृत्यु के बाद सेकंड जॉइंट होल्डर पैसों के हकदार होंगे, और दोनों जॉइंट होल्डर अगर नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा। अमित, ऐसे केस में जो क्लेम का प्रोसेस होता है खासतौर पर म्यूचुअल फंड में, वो मैं प्रोसेस अब आपसे समझना चाहती हूँ कि क्लेम जो प्रोसेस है कितना आसान है। मानिए किसी ने रजिस्टर किया है नॉमिनी, उनका म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी नॉमिनी है, इसमें कुछ रूल्स हैं जिसका जो ऑलरेडी मेंशन्ड है? देखिए स्वाति, ये डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, पर जितना लॉजिकल सेट ऑफ रूल्स है वो मैं यही इन्यूमरेट करना चाहूंगा कि इन्वेस्टर की डेथ होने पे डेथ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नॉमिनीज हैं वो उस सर्टिफिकेट को लेके, और कभी कभी उनको कोर्ट से ये भी सर्टिफिकेट लेना होता है कि कोई और इस एसेट्स पे क्लेम ना कर सके, तो हर फंड हाउस का एक सेपरेट सेट ऑफ रूल्स भी हो सकता है। लेकिन डिटेल्स मेरे पास अभी ज्यादा है नहीं स्वाति, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेज है जहां पे आप क्लेम करने जब जाते हैं तो हो सकता है सामने वाला ऑफिस आपसे प्रूफ मांगे कि आप श्योर हो कि यही आप ही ट्रूली बेनिफिशियरी हो या आप सिर्फ नॉमिनी लेवल पे इस एसेट्स को क्लेम कर रहे हो। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू लिटिगेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो ये इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं बिफोर रिलीजिंग द फाइनेंशियल एसेट्स और बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिडेम्पशन ऑफ द रिक्वेस्ट विच इज कमिंग टू देम फ्रॉम द नॉमिनीज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये फंड हाउस टू फंड हाउस भी वेरी कर सकता है, थोड़े से रेगुलेटरी चेंजेस भी आते रहते हैं, बट डिटेल्स हम किसी और शो में डिस्कस कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू पार्टिसिपेट विद मोर डिटेल्स ऑन दिस। बिल्कुल बिल्कुल।
एब्सोल्युटली, और काफ़ी डिटेल्स हम आपसे मिले भी हैं और दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। इनफैक्ट जो एम्फी की अपनी वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड संगठन की अपनी वेबसाइट है, उसमें नॉमिनी और नॉमिनेशन के तमाम जो नियम है उसको आप देख और पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं मेंशन कर लूँ जिससे पहले मैं ब्रेक लूँ। जैसा कि बताया भी अमित ने यहाँ पर कि आपको ऑफ कोर्स ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप नॉमिनी हैं, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर में होगा ही, रजिस्टर्ड नॉमिनेशन प्रोसेस में दस्तावेज में होगा ही। एक म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रांसफर के लिए एक T3 फॉर्म आता है, जब आपको क्लेम करना होता है, ट्रांसफर यूनिट करने होते हैं, वो आपको भरना है। फिर डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी हो गई, अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट डालना बेहद ज़रूरी होगा। फिर नॉर्मल किसी भी जो प्रक्रिया में पैन है, KYC है, आपका जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करे वो सब देना पड़ेगा। फिर कैंसिल चेक है, बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है, उसमें से कुछ दस्तावेज शामिल है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं दे दूं, अगर ट्रांसमिशन रकम 2 लाख रुपए तक होती है तो उसी बैंक के मैनेजर से आप साइन करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये रकम 2 लाख ऊपर से ऊपर जाती है तो आपको उस इलाके का जो नोटरी है उनसे इसको अटेस्ट कराना पड़ेगा क्लेम करते टाइम। तो ये थोड़ा सा एक अमाउंट का एक कैपिंग दी गई है। और जहां पर नॉमिनी लेके रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या NOC देना पड़ेगा, जो लीगल हेयर्स है उनका, एक नॉमिनी को बेसिकली, जहां पर नॉमिनी नहीं है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की रकम जो को क्लेम करना चाहते हैं उनके लिए। निवेश में नॉमिनेशन के नियम पर कर रहे हैं खास चर्चा। अनिल चोपड़ा हमारे साथ है बजाज कैपिटल से और अमित कुकरेजा से हम कर रहे हैं खास बातचीत। तो म्यूचुअल फंड के अलावा आप यूजुअली जब एक जीवन बीमा खरीदते हैं तब आपको नॉमिनेशन की डिटेल्स देनी पड़ती है। बैंक अकाउंट जब खोलते हैं तो नॉमिनेशन का पन्ना वहाँ भी होता है। फिर वहीं FD हो गया, आपका डीमैट अकाउंट है म्यूचुअल फंड पर, तो हमने चर्चा की ही, और प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी आपको नॉमिनेशन की डिटेल्स देनी होती है। अनिल जी, जीवन बीमा खास तौर पर अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट भी आई थी, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, बहुत बड़ी रकम का जो इंश्योरेंस क्लेम है, बेसिकली कोई आया ही नहीं उसको क्लेम, वो अनक्लेम्ड रहा बेसिकली, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो घर में शायद जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं उसके बारे में एक दूसरे को बताते ही नहीं है। ये सीक्रेसी भी होती है जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसने कौन सी पॉलिसी ली है, और नॉमिनेशन के किसी को ध्यान ही नहीं होता है, वो तो क्लेम करना तो दूर ही छोड़िए। तो जीवन बीमा में नॉमिनेशन के जो नियम है स्पेशली वो क्या कहते हैं? यहाँ पर भी लीगल हेयर की इंपॉर्टेंस होती है और नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर होता है? बिल्कुल सेम ही है यहाँ पे भी स्वाति। देखिए, आपने सही बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी लंबे पीरियड की होती है, तकरीबन 10, 15, 20 साल की होती हैं, और इंसान प्रीमियम देता रहता है, और उसके कई बार उसकी बातचीत ही नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बताते नहीं है। एज ए फाइनेंशियल प्लानर हम हमेशा ये सलाह देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि अपनी पूरी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है उसकी सारी जानकारी जो है वो उनको अपने स्पाउस से और जो अडल्ट बच्चे हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो और पैसा जो है वो वेस्ट ना हो जो आपने इतनी मुश्किल से कमाया है। तो जहां तक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात है, आप पॉलिसी लेते वक्त ही आपको एक इंसान को नॉमिनेट करना होता है, जो नॉर्मली शुरुआत करते हैं अपने स्पाउस से या फिर अपने बच्चों से, या अगर शादी नहीं हुई है तो अपने माता पिता से। और ये याद रहे कि अगर आप यंग हैं और उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने माता पिता को ही नॉमिनी बनाएंगे, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी तो फिर जो है वो स्पाउस का हक बन जाता है। तो नॉमिनी चेंज करना भी बहुत ही आसान है, और आप नॉमिनी को जितनी बार चाहे चेंज कर सकते हैं, आप पॉलिसी खत्म होने से पहले, अपनी मृत्यु होने से पहले। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और नॉमिनी तकरीबन लोग एक रखते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि वो 2 नॉमिनी भी रख सकते हैं, इवन 3 भी रख सकते हैं। जबकि हमने खुद अपने पाया कि तकरीबन 90% पॉलिसीज में एक ही नॉमिनी होता है और तकरीबन 10% में 2 नॉमिनी भी होते हैं, और आप उनको बांट भी सकते हैं 50-50% या 70%, 30%, ऐसे करके आपको स्पेसिफाई करना होता है। और बस जैसे पहले हमने बताया कि नॉमिनी आप ऐसे किसी समझदार इंसान को बनाएं जो कि पढ़े लिखे हों और जो कि इस प्रक्रिया को समझते हों, और मृत्यु होने के बाद वो सारे कागज इकट्ठे करके पॉलिसी बॉन्ड, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी अटेस्ट करा के और इंश्योरेंस के क्लेम डिपार्टमेंट में देके और उस पैसे को लेके फिर उसको उसी हिसाब से ही बांटना है, जैसे कि हमने पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया कि जो जो उसके हकदार हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो एक बेनिफिशियरी का है और एक नॉमिनी का है। तो नॉमिनी जो है वो बेनिफिशियरी भी अगर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉमिनी अगर एक प्योर नॉमिनी है और बेनिफिशियरीज दूसरे हैं, उत्तराधिकारी अलग हैं, तो नॉमिनी को चाहिए कि वो अपना उत्तरदायित्व निभाए, पैसे क्लेम करे
और फिर वो उन लोगों में बांट दे जो कि उसके विल के हिसाब से या फिर अदरवाइज जो जिस भी लॉ के अंतर्गत आते हैं उस हिसाब से वो पैसे जो है उनकी फैमिली में या उनके उत्तराधिकारियों में बांट दिए जाए। तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और इसको हमेशा इसमें कुछ एक चीज और भी है कि जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार वालों को ही नॉमिनेशन बनाएं, कुछ लोग अपने दोस्तों को भी बना सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको थोड़ी शक की निगाह से देखती है और उसमें क्लेम लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने अपने परिवार को छोड़ के किसी दूर के संबंधी को या किसी दोस्त को अगर आपने नॉमिनी बना रखा है, तब ये देखा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। जिस इंसान ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसको ये क्या इंटरेस्ट था कि उनके जाने के बाद पैसा उनके परिवार को ना मिलके किसी और को मिले। तो ये सारी चीजें जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए जब आप नॉमिनेट करें और अपने किसी बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार को, अपने परिवार के जो निकटतम संबंधी हैं आपके, उनको बना के और उनको इन्फॉर्म करके कि हमने आपको नॉमिनी बनाया हुआ है और घर में कुछ हो जाता है तो आप जो है प्रक्रिया पूरी करके और उस पैसे को क्लेम करके और जो उसके हकदार हैं उनमें आप बांट दीजिएगा। बिल्कुल, ये कुछ जरूरी बातें हैं जब आपको एक नॉमिनी तय करना होता है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भर रहे होते हैं निवेश में, उसके लिए एक केस और है अमित जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चाहे फिर वो नॉमिनेशन म्यूचुअल फंड का हो या बैंक अकाउंट का हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो। बेसिकली आपके निवेश में जो आप नॉमिनी तय करते हैं, यूजुअली सबसे पहले ध्यान आता है अगर आप मैरिड इस केस में आपके जीवन साथी का, मेल है तो अपनी पत्नी का, फीमेल है तो अपने पति को आप नॉमिनी रखते हैं। अगर एक डिवोर्स या फिर सेपरेशन का अगर मानिए केस होता है, वहां पर किस तरीके से ये बदलाव होता है, स्पेशली डिवोर्स में? क्या यहाँ पर कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं? देखिए, जो प्रैक्टिकली हमने फॉलो किया है और हमने ऑब्जर्व किया है अपने क्लाइंट्स में हु आर गोइंग थ्रू दीज लाइफ स्टेज चेंजेस, वहां पे हमने देखा है कि जो भी इंडिविजुअल इस परिस्थिति से गुजर रहा है वो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को ही नॉमिनी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है और वो शी हैज फिनिश्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ सेपरेशन एंड इट्स एवरीथिंग प्रॉपर्ली साइंड, तो वो अपने बच्चे को एज ए माइनर नॉमिनी बना के या अपने पेरेंट को नॉमिनी बना के और बच्चे को नॉमिनी बना के या अपने पेरेंट को गार्डियन बना के पेपर वर्क कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिचुएशंस कि जो फैमिली के एसेट हैं, उस मदर के जो एसेट हैं जो उस परिस्थिति से गुजर रही है, या उस फादर के जो एसेट हैं वो उस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो अपने ट्रू बेनिफिशियरी तक ही पहुंचाए। तो उस प्रोसेस को स्टैब्लिश करना होता है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो, चाहे वो एनपीएस अकाउंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड अकाउंट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। अगर उनको सक्सेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आता है, लॉ समझ में आता है, और अगर उनको अपनी लाइफ को सिंपल रखना है, सिंपल मतलब कि मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मेरा नॉमिनी ही मेरा बेनिफिशियरी रहे, तो वो उसी नॉमिनी को, उसी पर्सन को नॉमिनी बना दे। अगर वो माइनर है तो उसका गार्डियन भी उसमें लिख दे, और अगर वो मेजर है तो वो तो सिंपल हो ही जाता है। तो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को वो लोग इन्वॉल्व करते हैं। जितना हमने ऑब्जर्व किया है, क्या और पॉसिबिलिटीज हैं? एब्सोल्युटली। क्या आप किसी फ्रेंड को नॉमिनी बना सकते हो जब तक आपका बच्चा बड़ा ना हो जाए या मेजर ना हो जाए, या किसी आप डिस्टेंट रिलेटिव को नॉमिनी बना सकते हो? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। लेकिन इन माय ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन हर कोई अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को ही एक अच्छा कस्टोडियन के रूप में देखता है और उन्हीं को नॉमिनी बनाता है या गार्डियन बनाता है, ताकि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी उनकी संतान हो या उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो, और कोई भी अननेसेसरीली एसेट्स क्लेम करने वाला कोई पार्टी ना आ जाए। तो उस चीज को सिंप्लीफाई रखते हुए इस प्रोसेस को वो ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये नॉमिनेशन के कुछ नियम है, कुछ बारीकियां हैं निवेश में, जो हमने आज अनिल जी और अमित आप दोनों से समझी। बहुत धन्यवाद आपका करेंगे हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।